हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिर्फ इस वीडियो को देख के जा रहे हो तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ना, ये हर साल रिपीट होते हैं। 5 चैप्टर कराने वाला हूँ जो कि मिड टर्म में आपके आ रहे हैं। उन 5 से जो हर साल रिपीट होते हैं वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है भाई। तो इसको निश्चिंत होकर आपको देखना है और एग्जाम में जाके बैठ जाना है, ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है? अगर आपको सिर्फ स्कोर ही अच्छा करना है, नॉलेज का तो पूरी किताब पढ़िए। अगर अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। इसके फ्री पीडीएफ नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आपके सामने। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। देखो भाई, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और अपना पहला क्वेश्चन क्या है? शारीरिक शिक्षा क्या है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है भाई फिजिकल एजुकेशन क्या है, और आप इसके लक्ष्य बता दीजिए और इसके उद्देश्य बता दीजिए। देखो, अब मैं शारीरिक शिक्षा की बात करता हूँ। तो शारीरिक शिक्षा ना शिक्षा का वो हिस्सा है जिसमें आप हेल्थ की बात करते हो, खेल की बात करते हो, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, पोषण, चोट। ठीक है? और जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हो उसका एक ह्यूमन लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सबका जो अध्ययन है हम किस पे करते हैं? हम बात करते हैं भाई फिजिकल एजुकेशन के अंदर। इसके लक्ष्य की बात करूं तो लक्ष्य का मतलब होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। जब हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसका शारीरिक रूप से विकास, उसका शारीरिक रूप से विकास, मानसिक रूप से विकास। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। शारीरिक रूप से विकास, मानसिक रूप से विकास, सामाजिक तौर पर इसका विकास होना चाहिए, भावनात्मक रूप से उसका विकास होना चाहिए। समझ रहे हो? तो जब उसका A to Z विकास होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांगीण विकास बोलेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना ही है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। इसके उद्देश्य की बात करूं तो उसके भाई देख लो, ये उद्देश्य होते हैं। शारीरिक विकास करना पहला उद्देश्य है, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक तालमेल, चौथा भावनात्मक स्थिरता, और पांचवा आध्यात्मिक विकास। समझ आ रहा है? ये अपने क्या उद्देश्य हैं। तो पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास, जो कि पहला उद्देश्य है। तो फिजिकल एजुकेशन का पहला उद्देश्य क्या है भाई? शरीर को मजबूत बनाना। क्या बनाना? मजबूत बनाना, बस। तो शारीरिक शिक्षा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका बता चुका हूं आपको, क्या है? शरीर का विकास करना, जिससे हम मजबूत, स्वस्थ, ठीक है, भार उठाने लायक हो जाते हैं। पुष्टि शक्ति, यानी कि हम शारीरिक रूप से पुष्ट रहते हैं। गति, लचक, सहन क्षमता और समन्वय के साथ क्या है? हमारा शरीर काम करता है और शरीर के जितने भी अंग है वो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। समझ रहे हो भाई? तो शरीर को मजबूत बनाना कैसे बनेगा? जो फिजिकल एजुकेशन को जो सिखाया जाता है, जो एक्टिविटी हमें कराई जाती है, उसी से तो हम क्या बनेंगे? मजबूत बनेंगे, हमारे शरीर का विकास होगा। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि शरीर के विकास करने पर बात करता है। और आपको इन सबका मतलब पता होगा, बहुत कॉमन चीज है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। समन्वय का मतलब होता है कि शरीर के बाकी अंगों के साथ एक तालमेल बनाना। जैसे कि आप बैडमिंटन जब खेलते हो तो आपकी आंखों और हाथों का तालमेल बनता है। तो ऐसे ही जो है हमें शारीरिक विकास में सब क्या आ जाएगा भाई? सहन क्षमता हो जाएगा। समन्वय के साथ क्या करना? आपको समन्वय बनाना है, कोऑर्डिनेशन बनाने के साथ सारे अंग सही तरीके से काम कर, ये उद्देश्य है पहला। दूसरा आ जाता है भाई मानसिक विकास। सीधी सी बात है। तो भाई फिजिकल एजुकेशन का दूसरा उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास करना। ओके, तो ध्यान रखना है। तो शारीरिक शिक्षा से हम क्या सीखते हैं भाई? शारीरिक शिक्षा से हम सीखते हैं ध्यान, सतर्कता के बारे में, ठीक है, योजना बनाने के बारे में। ठीक है? तो फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें सब चीज़ सिखाई जाती है कि भाई गेम्स में अलर्टनेस कितनी जरूरी है, मतलब सतर्कता कितनी जरूरी है, ध्यान कितना जरूरी है। तो ये सब चीज़ हम सीखते हैं। तो एक बंदा जब ध्यान रखता है, एक बंदा जब खेलते वक्त भी ध्यान रखता है, या हर टाइम पे वो अलर्ट रहता है, क्योंकि उसको सिखाया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास होता है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा पढ़ने से क्या होता है? ध्यान, सतर्कता और योजना बनाने की क्षमता बढ़ती है, और क्षमता बढ़ रही है इसका मतलब उसका मानसिक विकास हो रहा है। यही फिजिकल एजुकेशन का दूसरा उद्देश्य है। समझ रहे हो? और ये फिजिकल एजुकेशन जो है भाई पढ़ाई के साथ साथ गतिविधियों का भी ज्ञान देती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना भाई? फिजिकल एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें थ्योरी तो पढ़ाई जाती जाती है, लेकिन आपको बाहर गेम्स भी खिलाने ले जाते होंगे। समझ रहे हो? तो ये पढ़ाई के साथ साथ गतिविधियों का भी ज्ञान देती है, जिससे हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो मजबूत होती है। ठीक है? मन मजबूत होता है, हमारा मन को अच्छा महसूस होता है। समझ रहे हो? और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई मन को अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन जैसे डोपामिन पर सकारात्मक असर होता है। मतलब कि जब हम एक्टिविटीज वगैरह कर रहे होते हैं तो जो हमारे मन को अच्छा महसूस कराते हैं डोपामिन, ध्यान रखना, हार्मोन जैसे कि अपना डोपामिन है, जो मन को अच्छा महसूस कराता है उसका नाम क्या है? डोपामिन।
तो डोपामिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है फिजिकल एजुकेशन का, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है। तो किसका दूसरा उद्देश्य, ध्यान रखना। और सतर्कता वगैरह ये सब गेम में बहुत ध्यान होती है, अगर आपके ध्यान हटा, आप अलर्ट नहीं हो, तो आप आउट हो जाओगे या हार जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो मानसिक विकास दूसरा उद्देश्य हो जाता है। आगे बात करूं, तीसरा है भाई सामाजिक तालमेल। तो सामाजिक तालमेल देखो क्या है कि तुम समाज में रहोगे तो तुम्हें दोस्ती बनानी भी आनी चाहिए, ऑनेस्टी भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो जितने भी समाज में रहने के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए, जो जो स्किल्स, जो जो क्वालिटी चाहिए, वो आपको फिजिकल एजुकेशन सिखा देती है। कैसे भाई, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में आप गेम्स खेलते हो, टीम्स बनाते हो, लीडरशिप करते हो, जिससे आप सीखते हो वो क्वालिटीज, लीडरशिप यानी नेतृत्व, जो कि समाज में रहने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, दोस्ती, सच बोलना, झगड़े ना करना, ये सब आप सीखते हो इसमें गेम्स के अंदर, क्योंकि आप टीम में खेलते हो, टीम में बहुत लोग होते हैं, तो उनके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कैसे सहयोग कर रहे हो, ये आप सीखते हो। और यही चीज़ आपको एक समाज में रहने लायक बनाती है। तो सामाजिक तालमेल का विकास करना, ये भी क्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो मुकाबला और तालमेल खेलों का मुख्य बिंदु है, सीधी सी बात है। मुकाबला करना, तालमेल बनाकर चलना टीमों के साथ, मेंबर्स के साथ, ये खेलों का मुख्य बिंदु है, जिससे अनुशासन, ईमानदारी, समाजीकरण, नेतृत्व जैसे गुणों का एक व्यक्ति में समावेश होता है। मतलब कि वो सीखता है, ये सारे गुण वो सीखता है, जो एक इंसान का सामाजिक विकास करते हैं। और एक गेम के थ्रू ही सीखता है भाई, डिसिप्लिन रहना, ईमानदारी होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं करना जीतने के लिए गेम्स में। ठीक है, समाजीकरण का मतलब है तुम दोस्ती यारी बना के रख रहे हो, सबसे समाजीकरण है। और नेतृत्व मतलब कि टीम का तुम लीडरशिप कर रहे हो, लीडर बन रखे हो। तो जैसे जैसे जो गुण है, ये आपका विकास होता है फिजिकल एजुकेशन से। तो तीसरा जो उद्देश्य है वो सामाजिक विकास करना है। अगला है भाई भावनात्मक विकास करना। अब देखो, भावनात्मक विकास मतलब कि भाई इसको आप भावनात्मक स्थिरता लाना, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भावनात्मक विकास आप लिख सकते हो। भावनात्मक मतलब कि इमोशंस, भावनात्मक मतलब कि इमोशंस। तो इमोशन को एक बैलेंस बनाना, इमोशंस तो बहुत सारे होते हैं इंसान के अंदर, तो इमोशंस के अंदर बैलेंस बनाना, इमोशंस, कौन से इमोशंस को कहाँ पे निकालना है, तो ये सब जो बातें आप सीखते हो, ये फिजिकल एजुकेशन से ही सीखते हो। और एक बैलेंस ही बनाना सीखते हो, फिजिकल एजुकेशन सीखते हो, सीधी सी बात है। तो उसका अगला उद्देश्य यही है कि भाई भावनात्मक स्थिरता लानी है, मतलब कि इमोशंस में एक बैलेंस लाना है, ये इसका अगला उद्देश्य है। तो हार जीत हो गया, खुशी, धैर्य, आक्रमण मतलब होता है एग्रेशन, प्रेम, भय, गिरना, उठना, ये सब आपका खेलों में सीखते हो आप, क्योंकि खेल में आप हारोगे भी, जीतोगे भी, कुछ एक स्कोर से रह जाओ, कुछ पॉइंट स्कोर से रह जाओगे, तभी आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है ना। किसी ने कुछ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जैसी बातें कर दी गेम्स के अंदर, या कुछ हल कपट कर दिया आपके साथ, तो आप गुस्सा भी हो जाओगे, एग्रेशन भी दिखाओगे। और कई बार आप धैर्य भी करोगे किसी चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आपकी टर्न नहीं है तो आप धैर्य करोगे, पेशेंस करोगे। तो समझ रहे हो, ये सब आप सीख रहे हो गेम के थ्रू, ये सब इमोशंस हैं। आपको पता है कब हार जीत तो होती रहती है, कब आपको खुश होना है, कब आपको धैर्य रखना है, कब आपको एग्रेशन दिखाना है, कब आपको प्यार करना है, कब आपको डरना, ही सब घुटना अट्ठा, ये सब सीखते हो, है ना। और ये सब क्या है, इमोशंस है। और शारीरिक शिक्षा में सभी समाहित हैं, ठीक है ना, फिजिकल एजुकेशन में सभी क्या है, समाहित हैं, ऐड करे हुए हैं। और यह व्यक्ति में स्थिरता और असल जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में सकारात्मक और स्थिर रहने की क्षमता विकसित होती है इनसे। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये सब फिजिकल एजुकेशन में है, और ये असल जिंदगी में भी उतना ही सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं जितना गेम्स में डालते हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद लास्ट अपना जो उद्देश्य रहेगा वो है आध्यात्मिक विकास करना। भाई फिजिकल एजुकेशन का अगला उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। तो इसमें आता है प्रकृति से लगाव करना, प्रकृति के नियमों को मानना, ठीक है, उनके अनुसार काम करना, माफ़ी देना हो गया, माफ़ी मांगना हो गया, शांति संतोष के साथ, शिष्टाचार के साथ रहना, मतलब कि आदर प्रणाम करना, सबको ध्यान रखना है। और शारीरिक शिक्षा के द्वारा उपरोक्त सभी सकारात्मक प्रभाव होते हैं, मतलब इन सभी पर, इन सबके सकारात्मक प्रभाव होते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपका क्या आता है भाई, आध्यात्मिक विकास के अंदर आता है प्रकृति से लगाव, प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करना, माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, ठीक है, एक संतोष के साथ रहना, सेटिस्फेक्शन के साथ रहना, ये सब आप सीखते हो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। और ये सब करने से आपका आध्यात्मिक विकास होता है, ध्यान रखना, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होता है। समझ आ रहा है भाई। तो ये क्या है, उद्देश्य जो फिजिकल एजुकेशन करना चाहता है, जब भी आपको ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों का परिचय देते हुए इनमें मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए।
क्या पूछा है आपसे, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों का परिचय देते हुए इनके मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इनमें देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ प्राचीन ओलंपिक के, तो ये 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे और 394 ईस्वी में रोमन राजा जिसका नाम था थियोडोसिस प्रथम, इन्होंने इसे बंद कर दिया। और जो ये बेसिकली जो प्राचीन ओलंपिक है ना, ये धार्मिकता के आधार पर खेला जाता था, मतलब कि एक फेस्टिवल के तौर पर करते थे, जो कि धर्म के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर ही खेला जाता था। मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर पीस के लिए, शांति के लिए खेल रहे, जैसे कि जो मॉडर्न ओलंपिक होते हैं किसके लिए होते हैं वो, कि भाई विश्व का एकीकरण करना है, शांति बनाए रखनी है, तो ये सब के लिए होता है। लेकिन जो प्राचीन ओलंपिक थे धार्मिकता के आधार पर होते थे। क्यों मैं बोल रहा हूँ धार्मिकता के आधार पर होते थे, क्योंकि एक देवता था उनका, कहाँ पे, ग्रीक लोगों का, उनके सम्मान में ये आयोजित किया जाता था, जिनका नाम क्या है, गॉड ज्यूस। इनका नाम क्या है, गॉड ज्यूस। उन एक देवता है ग्रीक के, उनके सम्मान में ये आयोजित करा जाता था, ध्यान आपको रखना है। आगे चले, और इसमें भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि भाई अब ग्रीक के लोग ही सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये नहीं कि भाई दूसरी कंट्री या दूसरी स्टेट का बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता, नहीं, केवल ग्रीक लोग ही के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। और विजेता को क्या मिलता था, मेडल नहीं मिलता था, मेडल क्या मिलता था, जैतून की पत्तियां, मतलब जैतून के पेड़ की जो पत्तियां, उससे सम्मानित किया जाता था। आप देखो कैसी होती है जैतून की पत्तियां, ये होती हैं, जैतून की पत्तियों से सम्मानित कर दिया जाता था। हाँ भाई, तो जीत गया है, ले पहन ले जैतून की पत्तियां, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कोई मेडल नहीं, जैतून की पत्तियां दी जाती थी, और जो गॉड ज्यूस है उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में ये करा जाता था। आधुनिक ओलंपिक की बात करूं तो ये 1896 में ग्रीस, जो कि एथेंस से आप कह सकते हो, पैरन पेरेडी कोबर्टिन के प्रयासों से ये शुरू हुआ। ओके, एंड 16 जून 1894 को पेरिस में तय किया गया कि हर 4 साल में ये होगा, ध्यान रखना है। 1896 में स्टार्ट होता है, प्रयास से शुरुआत होती है, और ये इससे 2 साल पहले 1896 से 96 है, तो इससे 2 साल पहले यानी कि 1894 में ये पेरिस में तय हो जाता है कि हर 4 साल में क्या ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और ये भी ध्यान रखना, जो प्राचीन ओलंपिक है वो भी हर 4 साल में एक बार ये आयोजित किए जाते थे। और एक और आगे और ध्यान आपको रखना है, कुछ बातें एमसीक्यू में आ सकता है। 2020 के खेल जो है ना, वो कोरोना महामारी, आपको पता आई थी, कोरोना पैंडेमिक आया था, जिसको हम कोविड-19 भी बोलते हैं। तो इसके कारण जो 2020 के ओलंपिक होने थे वो पोस्टपोन्ड हो गए। कब हुए, 2021 में टोक्यो में हुए, यानी जापान के अंदर हुए, ठीक है, ध्यान रखना है। 2020 के नाम से जानेंगे हम 2020 ओलंपिक, ध्यान रखना, जो कि 2021 के अंदर हुए हैं, टोक्यो के अंदर, समझ रहे हो। और भविष्य के खेल जो कि हो चुके हैं, 2024 वाला तो हो चुका है, 2028 में होने वाला है, ध्यान रखना है। तो 2024 का तो पेरिस में हुआ, जो हो चुका है। 2028 में कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा, समझ रहे हो, ध्यान रखना। और विजेताओं को क्या मिलता है भाई, स्वर्ण पदक मिलता है, रजत पदक मिलता है, कांस्य पदक मिलता है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलते हैं, है ना। और जितने भी खेल हैं, मतलब जो मॉडर्न ओलंपिक हैं, इनकी देखरेख कौन करती है, आईओसी करती है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना है। अब छोटा सा डिफरेंस इनके बीच में देख लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल जो हैं ये केवल यूनान में ही आयोजित होंगे, मतलब कि ग्रीक में ही आयोजित होंगे, और ग्रीक के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेल सिर्फ इनका जो आयोजन होगा सिर्फ यूनान में ही होगा। और आधुनिक ओलंपिक खेल इनका जो विश्व में किसी भी कंट्री में इसका आयोजन हो सकता है, ध्यान रखना है। और प्राचीन ओलंपिक प्रतिभागी जो होगा ना, सिर्फ पार्टिसिपेंट, वो कहाँ का होगा, वो सिर्फ यूनान का ही होना चाहिए, और कहीं का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। और आधुनिक ओलंपिक की बात करूं, प्रतिभागी किसी भी देश का नागरिक हो सकता है। जो आधुनिक ओलंपिक यानी कि जो आज के ओलंपिक जो होते हैं, तो प्रतिभागी किसी भी कंट्री का हो सकता है, ध्यान रखना। प्राचीन ओलंपिक क्या एक धार्मिक त्यौहार है, ध्यान रखना, एक रिलीजियस फेस्टिवल है। और आधुनिक ओलंपिक एक वैश्विक शांति के लिए कराया जाता है, और वैश्विक बढ़ोतरी के लिए करा जाता है, वैश्विक इंटीग्रेशन के लिए करा जाता है, यानी वैश्विक एकीकरण के लिए करा जाता है। प्राचीन ओलंपिक 5 दिन चलते थे, और आधुनिक ओलंपिक चलते हैं 16 दिन। कितने, 16 दिन चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक 4 साल में एक बार, और आधुनिक ओलंपिक 4 साल में ये भी एक बार होते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना भाई। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक मूल्य का वर्णन कीजिए। अब से क्या पूछा अगला क्वेश्चन, ओलंपिक मूल्य का वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स में नहीं, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। देखिए, तो ओलंपिक मूल्य कितने अपने, 3 है। पहला है श्रेष्ठता, दूसरा है आदर, तीसरा है मित्रता। ये 3 क्या है, ओलंपिक मूल्य हैं। तो पहले हम बात करते हैं श्रेष्ठता की। तो श्रेष्ठता यानी कि एक्सीलेंस,
ये सिंपल सा ही कहता है कि भाई तुम जीतो ना जीतो वो अलग बात है, लेकिन अपना 100% देना, ये बात जरूर होनी चाहिए भाई। अपना 100% देना है, तुम जीतो ना जीतो वो अलग बात है, लेकिन 100% जरूर देना, ये श्रेष्ठता का मतलब है। तो खेल में और पेशेवर जीवन में, आप कोई प्रोफेशन में होगे, अभी तो पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो जो प्रोफेशन में है या जो खेल में है, उस जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। क्या करना भाई? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, काम चोरी नहीं करनी है। जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसको 100% सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है। तो तुम उसमें सफल हो या ना वो अलग बात है, वो आगे डिसाइड होगा, बट अपना 100% देना है ना। और महत्वपूर्ण विजय नहीं है, महत्वपूर्ण जीतना नहीं है, विजय नहीं है, बल्कि संघर्ष का महत्व है भाई। जर्नी इंपॉर्टेंट होती है, जर्नी का रिजल्ट क्या मिलेगा वो मैटर नहीं करता, ध्यान रखना है। शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति के स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं श्रेष्ठता की, तो आपको शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर को आपस में मिला के इसका आनंद लेना है। कुछ करने की चाह भी होनी चाहिए, उसको चाह को आगे बढ़ाने के लिए आपका शरीर आपका साथ देना चाहिए और आपका माइंड आपका साथ देना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसको स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना ही कि आपका श्रेष्ठता है, ध्यान आपको रखना है। आगे मैं चलूँ, वो है आदर, यानी रिस्पेक्ट करना। तो बिना आदर के तो बात होती ही नहीं है। तो आत्मसम्मान और दूसरों का आदर, क्या बोला? खुद का सम्मान करो, कुछ लोग तो खुद को प्यार नहीं करते। तो आत्मसम्मान करना, दूसरों को आदर करना, ये आदर, ये दूसरा मूल्य ओलंपिक का। और प्राकृतिक वातावरण और नियमों विनियमों का सम्मान करना, ये क्या है? ये भी अपना रिस्पेक्ट के अंदर आता है कि क्या ओलंपिक वैल्यूज है, ओलंपिक मूल्य जो कि ओलंपिक में अपनाए जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि ओलंपिक्स में बहुत सारे लोग आते हैं, पार्टिसिपेंट आते हैं अलग अलग कंट्री से, तो वहां पे उनको क्या चाहिए होता है? वहां पे उनको भाई एक दूसरे का आदर करेंगे तभी तो बात बनेगी, वरना बनेगी नहीं। तो ध्यान रखना है। तो आत्मसम्मान, दूसरों को आदर करना, प्राकृतिक वातावरण जो नियम वगैरह तय करे गए हैं उसका सम्मान करना। अगला है मित्रता, जो कि तीसरा अपना क्या है, वैल्यू है, मूल्य है। तो मित्रता जो है ना, ओलंपिक खेलों का केंद्र बिंदु है। बिना मित्रता के तो बात गाड़ी आगे चलेगी नहीं। तो यही बात है। तो मित्रता क्या है? बेसिकली आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देता है। जो मित्रता है ये आपसी समझ को, आपसी समझ मतलब क्या? जिससे आप मित्र बन रहे हो या जिससे आपने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया है, उसमें आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देता है। और व्यक्तिगत रूप से और विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच, ध्यान रखना, ये जो आपसी समझ है, तालमेल है, ये व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है ना, या विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है कि भाई आप कैसे मित्र बना रहे हो। ये मित्रता वाला मूल्य हो जाए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य या भूमिका का वर्णन कीजिए। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कि भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य क्या हैं। पहला जो काम है ये है कि जो ओलंपिक खेल है वो उनका आयोजन कहाँ होगा, उनका आयोजन कहाँ होगा, उनका आयोजन स्थल कहाँ होगा। टोक्यो में होंगे, पेरिस में होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे, किधर होंगे? इसका डिसाइड कौन करता है? आईओसी करती है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हिंदी में बोलूँ तो। दूसरा काम क्या है? ओलंपिक्स में जो नियम होंगे, जो मौलिक नियम होंगे प्रतियोगिता में या ओलंपिक्स में, उसका निर्धारण करना। उसको कौन डिसाइड करेगा? यही कमेटी करेगी, समिति ही करेगी। जितने भी खेल संस्थाएं हैं, जो कि हर कंट्री के अंदर जो खेल संस्थाएं होती हैं, जो कि ओलंपिक से खिलाड़ियों को तैयार करती है, ठीक है, जितने भी खेल संस्थान उनको बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना जरूरत पड़ने पर, ये भी काम है। आगे चले, खेल कार्यक्रम का संचालन करना और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करना कि भाई किस कंट्री, कौन सी कंट्री जो ओलंपिक खेलों को मेजबान करेगी, मतलब किस कंट्री में होगा, कहना मतलब ये है। तो खेल कार्यक्रमों का संचालन करना और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करने के साथ साथ नए सदस्यों का चयन करना, ठीक है। देखो ये तो डिसाइड करेगी कि किस कंट्री में होना है, समझ रहे हो। और मेजबान देशों का चुनाव करना मतलब कि यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर सदस्य, मतलब कौन कौन से कंट्री के पार्टिसिपेंट ओलंपिक खेलेंगे, और कोई नया सदस्य भी लाना है, और कोई नया सदस्य भी लाना है, तो वो भी क्या है, मतलब नया सदस्य किस और कंट्री को भी खिलाना है, तो वो भी आईओसी ही डिसाइड करती है। अगला जो काम है या अगला जो रोल है इसका आईओसी का, वो क्या है? ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले कोई किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करना। एक बार गेम में क्या हो जाता है भाई, क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पर आ रहे होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहां पर आ रहे होते हैं खेलने,
तो ऐसे में अगर वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, पक्षपात देखता है, तो उसके विरुद्ध काम करना भी इसी समिति का काम है, तुम्हें पता होना चाहिए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज पर टिप्पणी कीजिए। कर देते हैं अभी, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ओलंपिक प्रतीक, क्या क्वेश्चन है भाई, ओलंपिक ध्वज पर, तो जो ओलंपिक प्रतीक है ना, उसको ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता है। ओलंपिक प्रतीक क्या है, ये 5 रिंग, ध्यान रखना है। तो ओलंपिक प्रतीक को ही क्या है, ओलंपिक ध्वज की मान्यता है। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होते हैं, ठीक है भाई, ध्यान, क्या होता है, 5 रिंग होते हैं, जिसके नीचे सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्यूनेटर कम्यूनेटर लिखा होता है। क्या बोला मैंने, जो 5 रिंग हैं, यहाँ लिखा, उसकी टेंशन मत लो। इस 5 रिंग के नीचे क्या लिखा रहता है, ये वर्ड लिखे रहते हैं, सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्यूनेटर, ठीक है भाई। इनका मतलब होता है तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ। सीटीएस का मतलब क्या हो गया, तेज। ऑल्टियस का मतलब क्या हो गया, ऊंचा। फोर्टियस का मतलब क्या हो गया, ताकतवर। कम्यूनेटर का मतलब क्या हो गया, एक साथ। समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए ओलंपिक ध्वज के बारे में। क्या, एक ये वाइट सिल्क कपड़े पर, वाइट सिल्क कपड़े का क्या होता है, ध्वज होता है। 5 रिंग होते हैं, जो कि अलग अलग कलर के होते हैं, जो कि अलग अलग महाद्वीपों को दिखा रहे होते हैं। समझ रहे हो, जाके बताया है। और इस ध्वज को पहली बार 1920 में जो एंटवर्प ओलंपिक खेल है, वहां पर फहराया गया था। और ये सफेद रंग का है, जिसमें आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले हैं, और ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, और आपस में जुड़े हुए छल्ले जो हैं, ये दिखा रहे हैं। देखो, छल्ले अलग अलग भी तो हो सकते थे, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग महाद्वीप को दिखा रहे हैं, कॉन्टिनेंट को दिखा रहे हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए छल्ले क्या हैं, ये सहयोग और मित्रता को दर्शाते हैं, कि जितने 5 कॉन्टिनेंट आपस में सहयोग करते हैं, मित्रता बनाए हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, योग के महत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, योग के महत्व को समझाइए। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ योग। देखो भाई, तो योग में क्या है, शारीरिक और मानसिक व्यायाम आते हैं, सीधी सी बात है। जब शारीरिक रूप से करते हो या मानसिक रूप से कोई व्यायाम करते हो, सब योग में आता है, जिससे या जिनसे हमारे शरीर को लाभ मिलता है या लाभ होता है। तो योग के महत्व क्या है या लाभ ही बात कर लीजिए। तो योग से हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है, यानी मजबूत रहता है। सीधी सी बात है भाई, अलग अलग आसन आप करते हो तो शरीर आपका मजबूत तंदुरुस्त तो रहेगा ही, हेल्दी रहेगा ही। हृदय जो है, फेफड़े जो है, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अगर आप श्वास से जुड़े आसन कर रहे हो, आसन कह रहा हूँ, आप जो प्राणायाम हो गया, कपालभाति सब जो कर रहे हो, इससे आपका जो फेफड़े है ना, इसकी कार्य क्षमता तो अच्छी होती है, और हृदय की भी हो जाती है। तो हृदय और फेफड़ों की जो कार्य क्षमता से वृद्धि होती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे योग करते हो, और नियमित अभ्यास से शरीर रोग मुक्त रहता है, और थकान को दूर करने में सहायक है। स्मरण शक्ति, यानी कि आपकी याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। शारीरिक ढांचे में सुधार होता है, मतलब आपका जो पोस्चर है, अगर वो बिगड़ा हुआ है, तो उस बिगड़े हुए पोस्चर को ठीक करने के लिए जो जो आसन बता रखे, अगर आप वो कर लेते हो, तो आपका शारीरिक ढांचा भी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे कि किसी किसी का हाथ ऐसे एक ही साइड रहता है, वो ऐसे चल रहा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आसन होते हैं, तो आप कर दोगे तो ठीक हो जाओगे। और ये सब आसन के बारे, जो ये विकृति है ना, ऐसे झुकने वाली, ऐसे वाली, तो ये सब नहीं विकृतियां हैं, ये सब आप 12th में पढ़ोगे, टेंशन मत लो। और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन है, वो भी काफी डिटेल में बताए गए हैं आपको। योगा चैप्टर 12th में भी है, टेंशन मत लो। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करूं। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग के 8 अंगों का वर्णन कीजिए। आपसे पूछा है, जो महर्षि पतंजलि है, उन्होंने कौन से अष्टांग योग के बारे में बताया है। ठीक है, सही समझ आ रहा है। चलो भाई आगे। तो योग का मेनली मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं योग का उद्देश्य क्या है, मन पर नियंत्रण पाना। योग का मेन उद्देश्य क्या है, मन पर नियंत्रण पाना, सीधी सी बात है। लेकिन ये मन पर नियंत्रण पाना, जो पीछे मैंने लाभ बताया, उसको हासिल करना, वो तभी संभव हो सकता है यदि व्यक्ति अष्टांग योग के द्वारा इन 8 तत्वों का पालन करे। जो ये अष्टांग योग बताने वाला हूँ, जिसके अंदर बातें बताई गई है, अगर उसको इंसान फॉलो करता है, तो वो वह मन पर नियंत्रण पा लेगा, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा सुझाए गए हैं। समझ रहे हो। तो पहला जो तत्व है, ये पहला जो एलिमेंट है, जो पहला जो अंग है, वो है यम। यम है हम, ठीक है, क्या है, यम। तो अष्टांग योग का पहला अंग है यम। शब्द का अर्थ है भाई, इंद्रियों और मन को हिंसा आदि जो अशुभ भाव हैं, उनसे हटाकर आत्मा केंद्रित करना। कहने का मतलब है, जितनी बकवास चीजें हैं, उससे मन को हटाकर अपने ऊपर लगा लो, है ना। हिंसा, अशुभ जितने भी इमोशंस है, वहां से हटाकर क्या लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। ये क्या है, कहता है यम, कहता है।
और कौन कौन सी बातें हैं? 5 यम है। कितने हैं भाई? 5 यम है। कह लो यम के भी 5 तत्व हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम हैं। इनका मतलब क्या होता है? अहिंसा मतलब क्या होता है भाई? तुम्हें लड़ाई झगड़े नहीं करने, हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, हमेशा सच बोलना है, चोरी चकारी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो कि आज के टाइम पे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है ना। और अपरिग्रह, है ना, मतलब कि तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि ये मेरा है, ठीक है, ये मतलब हक दिखाना किस चीज पे? पोसेसिवनेस दिखाना, ये सब आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, और ये मेरा तेरा करने के जो ये होता है ना लोगों के अंदर, ये खत्म कर देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये अशुभ भाव बोलते हैं जो आपको आत्म केंद्रित करने से भटकाते हैं, तो ये आपको फॉलो करने चाहिए। बातें इसके अंदर आती हैं। दूसरा है नियम। तो इसमें कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो कि आपको अनुशासित रहने की बात करते हैं। तो अष्टांग योग का दूसरा अंग है। इसका अर्थ है कि जो योगी है, योग करने वाला कौन है? योगी, वो वाला योगी नहीं जो आप समझ रहे हो, है ना। योगी को अपने जीवन में निम्नलिखित आदतें अपनानी चाहिए। अगर वो अनुशासित रहे और इन आदतों को अपनानी चाहिए, यानी इन नियमों को फॉलो करना चाहिए। पहला है सोच, यानी अपने शरीर को, मन को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। संतोष, यानी कि सेटिस्फाइड रहना चाहिए, जो अपने पास है उसमें खुश रहो। दूसरे को देख के जलो मत कि भाई उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ, वो हासिल करने के लिए मेहनत करो, लेकिन जलन जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप मेहनत कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आपको उसमें संतोष होना चाहिए, सेटिस्फाइड आपको रहना चाहिए। तब करना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए भाई, ठीक है। तब मैंने डिसिप्लिन यहाँ पर ऐड कर दो भाई, हार्ड वर्क करना चाहिए किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। ध्यान रखो, स्वाध्याय करना, यानी खुद के बारे में पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, है ना। ईश्वर प्राणिधान, यानी डिवोशन टू गॉड, भगवान की पूजा कीजिए, डिवोटी बनिए उनकी। ध्यान रखना, ईश्वर प्राणी ध्यान, ये क्या है? नियम है जो फॉलो करे जाते हैं, नियम तत्व के अंदर, नियम अंग के अंदर, जो कि अष्टांग योग का पार्ट है। तीसरा है आसन। तीसरा क्या है? आसन। तो किसी भी मुद्रा में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है भाई। शांति से बैठ गए, बिना कोई टेंशन के बैठ गए हो, ठीक है, किसी भी मुद्रा में, वो आसन होगा। इसे करने से योगी का जो मन है वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। अंग, प्रत्येक अंग की जो क्रियाशीलता है, जो एक्टिवनेस है, वो बढ़ जाती है, जिससे वो सक्रिय, स्वस्थ और लचीले बन जाते हैं। आगे चलें। उसके बाद है भाई प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या? आपके श्वास से जुड़ा हुआ है। क्या है? श्वास। तो आप श्वास लेते हो, है ना। तो आसन में स्थिर हो जाने के बाद आप आसन में बैठ गए, किसी मुद्रा में बैठ गए, उसके बाद श्वास लेना और छोड़ना जो आपको नॉर्मल होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब सांस ले रहे हो, कब छोड़ रहे हो, तो इसको नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है ना। और इस प्रक्रिया को करने से तन और मन की शुद्धि होती है। और प्राणायाम के अंदर कितने होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं भाई ये 3? मुझे आप कमेंट में बताओ। ऐसे ही एक तो बताता हूँ आपको, ये कुंभक हो गया, रेचक हो गया, ऐसे आपके 3 होते हैं टोटल, है ना। तो आपको बताने हैं। ये चैप्टर में मैंने बताया है आपको, चैप्टर अगर आपने पढ़ा है मेरे से योग वाला, तो मैंने उसमें आपको बता रखा, टेंशन न लो। तो उसको नियंत्रण करने के जो प्राणायाम कहलाता है, मतलब कि जो नॉर्मल तौर पर स्वाभाविक रूप से हम सांस लेते हैं, उसको रोकना, नियंत्रण करना, कब छोड़ना है, कब लेना है, ये सब चीज़ें जो है प्राणायाम में आती है। इसका तत्व है, समझ रहे हो। उसके बाद है प्रत्याहार। क्या? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के द्वारा जो साधक है या जो योगी है, उसका इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। मतलब कि जो प्रत्याहार है करने से जो योगी है उसका अपनी इंद्रियों पर, इंद्रिय क्या होती है? जो आपको टच करवाने में मदद करती है। मतलब कि जिसको आप, किसी को आप टच कर रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, यानी कि त्वचा आपकी इंद्रिय है, नाक आपकी इंद्रिय जिससे आप सूंघ पाते हो, कान आपके इंद्रिय हैं, है ना, जिससे आप कुछ महसूस कर पा रहे हो। ये सबकी इंद्रिय, पांच पांच इंद्रियां होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2-3 तो मैंने बता दिया, बाकी आप बताना कमेंट में, ठीक है भाई। तो प्रत्याहार क्या है? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाना, अधिकार हो जाना, प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है वहां पर, ठीक है। और ये इंद्रियां ही आपको भटकाती है आपके लक्ष्य से, ध्यान रखना। तो इंद्रियों पर अधिकार होना बहुत जरूरी है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रियों को आत्म कल्याण के रास्ते से दूर हटाती है ना। ये शब्द, स्पर्श, रूप, ये सब कैसे कर पाते हो? अपनी इंद्रियों की वजह से ही कर पाती हो। तो ये सब चीजें ही जो है आपकी इंद्रियों को आत्म कल्याण यानी खुद के कल्याण से दूर हटाती है और मन को विचलित करती है। तो इन मन को विचलित करने से रोकना है,
इसी मन को विचलित करने को रोकना है ये प्रत्याहार में। और प्रत्याहार सिद्ध होने पर योगी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और परम सुख का अनुभव करता है। समझ रहे हो? आगे चलें। उसके बाद है धारणा। क्या है? धारणा। तो प्रत्याहार के द्वारा जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, समझ रहे हो, तो प्रत्याहार के द्वारा जब इंद्रियां और मन स्थूल विषयों से हटाकर, स्थूल विषय क्या होते हैं? बकवास विषय जो आपके काम के नहीं है, ध्यान रखना है। और जो बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं जिनको आप हासिल ही नहीं कर सकते, तो इन स्थूल विषयों से हटाकर सूक्ष्म लक्ष्य, आत्मा परमात्मा आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे धारणा कहते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण होने के बाद और मन स्थूल विषय से हटाकर, मतलब फालतू का डिस्ट्रैक्शन वहां से मन हटाकर आप सूक्ष्म लक्ष्य यानी छोटे गोल्स पर काम कर रहे हो, आत्मा परमात्मा पर ध्यान दे रहे हो, तो वो आपका धारणा होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। अगला जो तत्व, अगला जो अंग है अष्टांग योग का, वो है ध्यान। तो ध्यान के समय एकमात्र विषय लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करा जाता है। मान लो ये पेन है तो मैं इसी पे ध्यान केंद्रित करूंगा, है ना, ध्यान आपको रखना है। तो ध्यान के समय एकमात्र विषय या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है, उसको हम ध्यान कहते हैं। और इस अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति आनंद, शांति और आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है, मतलब कि अपनी आत्मा के स्वरूप में ही लीन हो जाता है। आप खुद देखो किसी चीज को 10 मिनट बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छा लगेगा। अगला है और लास्ट है अपना अंग समाधि। तो अष्टांग योग का सबसे उन्नत, सबसे प्यारा, सबसे अंतिम चरण यही है, ध्यान आपको रखना है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी चेतना को भौतिक अस्तित्व से परे ले जाता है। भौतिक अस्तित्व क्या है? आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, ये मेरा सामान है, ये सब है, उसे पता ही नहीं है। जब वो समाधि वाली स्टेट में आ जाएगा, वो योगी जो है वो समाधि वाली सिचुएशन में आ जाएगा, वो अपने भौतिक वातावरण से या भौतिक अस्तित्व से, कि वो कहाँ बैठा है, किस घर में है, कहाँ है, वो बिल्कुल उससे अलग हो जाएगा, है ना। अरे मतलब पता ही नहीं रहेगा उसको, इतना लीन हो जाएगा उस चीज में। तो वो व्यक्ति अपनी चेतना को भौतिक अस्तित्व से परे ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है, आत्मा परमात्मा यहाँ पर एक हो जाते हैं। इस लेवल पर क्या हो गया है, वो योगी योग कर चुका है, ध्यान रखना है। और इस अवस्था को पाने के लिए गहन ध्यान की जरूरत होती है, मानसिक अनुशासन की जरूरत होती है ना। हम तो ध्यान लगाने बैठते हैं, हमारा ध्यान इधर चले जाता है, इधर चले जाता है, तो ध्यान रखना है। तो इसके लिए मानसिक अनुशासन और गहन ध्यान की आवश्यकता है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यौगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। आपसे क्या पूछा है कि यौगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ यौगिक क्रिया की, तो यौगिक क्रिया जिसको हम षटकर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 क्रियाओं की बात करी जाती है, इसलिए उसको हम षटकर्म भी कहते हैं। तो ये क्या है कि वो क्रियाएं हैं, इसमें 6 क्रियाएं आती है जिसके जरिए मनुष्य के सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, चाहे वो मन हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो टीथ हो या मुंह हो, सब कुछ इन 6 क्रियाओं के माध्यम से शरीर की शुद्धिकरण करा जाता है। इसलिए इसको षटकर्म भी बोलते हैं और इन सबको यौगिक क्रिया बोलते हैं, जो कि क्या शुद्धिकरण की क्रिया है। इसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य पर में सुधार आता है। आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है, बाहर से तो हम नहाते धोते तो है ही, वो तो ही जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से शुद्धिकरण भी जो है होता है यौगिक क्रिया से। और इन क्रियाओं का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में होना चाहिए, वरना दिक्कत आ जाएगी, ध्यान रखना है। जो यौगिक क्रिया हैं वो जो होती हैं, ये किसी की गाइडेंस में करना है, किसी की देखरेख में ही करना है। आगे चलें। ये यौगिक क्रिया होती है, देखो भाई, नेति क्रिया, धोती, बस्ती क्रिया, नौली क्रिया, त्राटक क्रिया, कपाल भाती क्रिया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रिया होती हैं, ध्यान आपको रखना है। समझ आ गया। तो पहली क्रिया की हम बात करते हैं, जो कि अपनी नेति क्रिया। जब हम बात करते हैं नेति क्रिया की, तो उसमें क्या होता है भाई, यहाँ पर नासिका के मार्ग को साफ और शुद्ध करने की बात करी जाती है। यानी मैं कहूँ तो नेति के अंदर क्या है, आपका नासिक का मार्ग है, आपका जो नाक वाला जो हिस्सा है उसको बेसिकली साफ करने की बात करी जाती है, क्लीन करने की बात करी जाती है। अब कैसे होते हैं वो भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और अगली क्रिया धोती, जिसमें आहार नली की सफाई करी जाती है। उसके बाद नौली, जिसमें जो है अमाशय के अंगों की मालिश करी जाती है और उसको मजबूत बनाया जाता है। अब ये कैसे होता है ये भी पता चलेगा आपको आगे, ठीक है। बस आपको ध्यान पहले क्या रखना है कि कौन सी क्रिया किसके लिए जानी जाती है, समझ रहे हो। आगे चलें। उसके बाद बस्ती क्रिया, तो यह आंत को धोने और शुद्ध बनाने की तकनीक है। कपाल भाती, मस्तिष्क के अग्र भाग की यानी आगे वाले हिस्से की शुद्धिकरण के लिए एक श्वास तकनीक है। त्राटक की बात करूं तो गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, जिस और एकाग्रता और शक्ति के लिए, ठीक है भाई।
त्राटक क्या, गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया क्यों लगाया जाता है, ठीक है, ये भी बताऊंगा आगे। और एकाग्रता और शक्ति के लिए, ताकि आपके जो गहन ध्यान लगाओगे तो क्या होगा, आपके मन की, आपकी आई की भी पावर जो है वो बढ़ेगी, और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर ही आपकी बढ़ेगी। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। और ये होती कैसे आप देख लो भाई एक बार। कपाल भाती की बात करूं, कपाल भाती की बात करूं, उसमें क्या होता है भाई, जोर जोर से सांस लेना होता है, तुरंत क्या होता है, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी सांस लेना होता है कपाल भाती के अंदर। त्राटक की बात करूं, जो पीछे मैंने अभी तुम्हें बताया, इसमें क्या होता है कि हमें एक जगह पर, एक पॉइंट पर लगातार देखना है। कब तक देखना है, जब तक आपकी आंख से पानी ना आ जाए, ठीक है भाई, और तब तक देखना है। नेति क्या है भाई, बताया था नेति किस लिए होती है, नासिका मार्ग की सफाई करने के लिए। तो उसमें क्या करना होता है, जल या घी वाला धागा, मतलब जो धागा जल या घी में भिगा हुआ हो, ठीक है, तो जल या घी वाला धागा नासिका के आर पार नासिका के अंदर डाला जाता है, आर पार कर लिया और मुंह से निकाला जाता है। ध्यान रखना, ये नेति क्रिया में होता है। इससे आपके नासिका के मार्ग की सफाई हो जाती है। उसके बाद धोती, क्या है धोती, इसमें क्या होता है कि भाई आपने एक क्लोथ लिया, क्या, एक क्लोथ लिया, लंबी पट्टी जिसे आप कह सकते हो, आपने क्या करना है, इसको चबाना है और अंदर तक ले जाना है, ठीक है, स्वेलो करना है पूरा, कर लिया। उसके बाद उसको फिर बाहर निकालना है। देखो इस प्रकार से आपने अंदर ले लिया इसको, क्लोथ को, या जो लंबी पट्टी है उसका, इसको ऐसे बाहर निकालना होता है, इसको हम बोलते हैं धोती। ध्यान आपको रखना है, पीछे मैंने बता दी धोती किस लिए होता है। उसके बाद है भाई नोली। उसके बाद क्या है, नोली। नोली में क्या होता है, पेट की मांसपेशियों को दाएं बाएं, क्या जो पेट की मांसपेशी है उसको दाएं बाएं, दाएं बाएं, ठीक है, इधर से उधर जोर जोर से घुमाना होता है, ताकि जो ये आपकी जो आते हैं, जो पेट की मांसपेशियां हैं, वो थोड़ी मजबूत हो जाए, शक्तिकरण हो जाए इसका। उसके बाद है बस्ती। तो नाभि तक शरीर को पानी में डुबोना है। बस्ती क्रिया में क्या होता है कि नाभि तक शरीर को पानी में डुबोना है, फिर पेट को हिलाकर पानी को क्या करना है, गुदे से बाहर निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, पेट को हिलाकर पानी को गुदे से बाहर निकालना है। ये आपको क्या होता है बेसिकली, ये आपका भाई बस्ती क्रिया होती है। तो 6 की 6 क्रिया मैंने आपको बता दी, आपको ध्यान होना चाहिए। आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का अर्थ तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आपसे पूछा है कि जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है, इसका अर्थ और उद्देश्य क्या है। देखो, अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, तो अक्षमता से प्रभावित, क्या बोला मैंने, अक्षमता से प्रभावित छात्रों की रुचियों, क्षमता और सीमाओं के अनुसार खेलों और शारीरिक गतिविधियों को इस तरह बदला जाता है कि वो उनके लिए उपयुक्त हो और लाभकारी बन सके। तो क्योंकि नॉर्मल शिक्षा होती है जो हम लोग लेके आए हैं, जो आप अभी ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जो CWSN वाले बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक अलग शिक्षा बनाई गई है, जो उनकी जरूरत के हिसाब से है, जो उनकी रुचियों के हिसाब से है, जो उनके लिए ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में एडेप्टिव। ध्यान, एडेप्टिव बोलते हैं अनुकूलित को, ठीक है भाई, ध्यान रखना, एडेप्टिव एजुकेशन। उद्देश्य क्या है इसकी बात कर लेते हैं भाई। शारीरिक शिक्षा की सेवा इनको प्रदान करना, भाई जो नॉर्मल बच्चे ले रहे हैं वो इनको नहीं मिल रहा है, तो इनको प्रदान करना है शारीरिक शिक्षा की सेवाएं। गामक कौशल का विकास करना है, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, गामक कौशल के विकास करना, ताकि जो है ये कॉन्फिडेंट बन पाए। आत्मसम्मान को विकसित करना है, खेलों में सक्रिय भागीदारी वृद्धि करनी है, ताकि ये भी स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट कर पाए। समाजीकरण का विकास करना है, अगर वो भाई फिजिकल एजुकेशन या इनके लिए एक अलग सा करिकुलम डिजाइन करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि इनका भी समाजीकरण किया जा सके, ये भी समाज में रहने लायक बन सके, बाकी जो समाज में रहने वाले जो वैल्यूज होते हैं वो ये सीख सके, ठीक है। और खेल भावना को बढ़ावा देना, ये क्या है बेसिकली उद्देश्य, को पता होने चाहिए। आगे बात करूं अगले क्वेश्चन की, जो कि अपना विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका का वर्णन किया। यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है भाई, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यानी CWSN है, अलग अलग प्रोफेशन यानी पेशेवरों की भूमिका क्या है। देखो भाई, पहले हम बात करते हैं परामर्शदाता यानी कि काउंसलर। तो बेसिकली जो काउंसलर होता है ना, बच्चों को और उनके परिवारों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि जो CWSN वाले बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, उनका जो व्यवहार होता है बाकियों से अलग होता है। तो उनको भावनात्मक रूप से सहयोग देना और मानसिक रूप से सहयोग देने का काम किसका होता है, परामर्शदाता का होता है। और बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना हो गया, और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना लगातार,
मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा कैसे, वो परामर्श दाता उनको बताता रहता है, उनकी फैमिलीज को, और बच्चों पे वो लागू भी करता है। और व्यवहारिक समस्या जो बच्चे के अंदर आती है उसको समझने में, उसको हल करने में भी सहयोग करता है, ध्यान रखना है। समझ रहे हो? आगे चलूं। उसके बाद अभी व्यावसायिक चिकित्सक, जिसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी कहते हैं। तो व्यावसायिक चिकित्सक क्या करता है, जितनी भी दैनिक गतिविधियां होती है जो जीवन की, जैसे कि लिखना, खाना, कपड़े पहनना, इन सप्ताहों को सुधारने में मदद करता है उस CWSN बच्चे की। ये जो बेसिक एक्टिविटीज होती है डेली की, जो हमारी डेली लाइफ की होती है, और उनके मोटर कौशल को सुधारने में भी काम करता है। मोटर कौशल मतलब वही चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब, इन स्किल्स को, इन कौशल को सुधारने का काम भी कौन करता है, व्यावसायिक चिकित्सक करता है। उसके बाद है भाई भौतिक चिकित्सक, यानी कि फिजिकल थेरेपिस्ट। तो बच्चों की शारीरिक क्षमता को सुधारने पर ध्यान देता है, मांसपेशियों की ताकत और संतुलन को सुधारने के लिए व्यायाम हो गए, तकनीक का उपयोग करना, चलने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में सुधार करने में मदद करता है। देखिए बहुत आसान है, आपको समझ भी आ रहा होगा। उसके बाद है वाक चिकित्सक। क्या है? वाक चिकित्सक। वाक मतलब होता है बोलना, ठीक है, स्पीच। तो बच्चों को बोलने में, सुनने और भाषा को समझने की क्षमता को सुधारने का काम कौन करता है? वाक चिकित्सक करता है। अगर बच्चों को बोलने में दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे बोलना है, अपनी बात किसी दूसरे को समझानी है, तो वो किस तरीके से समझाएगा, वो वाक चिकित्सक ही समझाता है बच्चों को, है ना। तो बच्चों को बोलने, उनको सुनने की कला, भाषा को समझना, दूसरे की भाषा कैसे समझे, ये सब कुछ क्षमता को सुधारने का काम है, वो इसी का होता है। और जिन बच्चों को वाणी से संबंधित समस्या होती है उनके लिए संचार तकनीक बनाना, ठीक है, अभ्यास का उपयोग कौन करते हैं? वाक चिकित्सक ही करते हैं। आगे चले। विशेष शिक्षा शिक्षक, यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर, आपके स्कूल में भी होगा, है ना। तो बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बेसिकली ये होते हैं, और उनके लिए एक अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जो इनकी जरूरत, इनकी इच्छाओं के हिसाब से बना होता है, और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं को और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवाते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर। और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मविश्वासी बनाने पर ध्यान दिया जाता है। आगे बात करूं शारीरिक शिक्षा शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने और फिटनेस पर ध्यान देना, फिटनेस को सुधारने पर जोर देना, किस कैसे होगा भाई? खेल और गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है। इसमें टीम वर्क हो गया, आत्मविश्वास, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करते हैं इन बच्चों के लिए, ठीक है। और अगर कोई गतिविधि में, खेल में कुछ परिवर्तन भी करना पड़ जाए, ठीक है, तो वो करा भी जाता है, इसके अंदर ध्यान रखना है। और गतिविधियों को बच्चों की शारीरिक क्षमता और रुचियों के अनुसार अनुकूलित करते हैं। मैंने वही बोला ना आपको कि जो गेम से गतिविधि है वो कैसे बदलती है, उसी के हिसाब से उसको अडेप्ट करते हैं, रूल भी चेंज कर देते हैं। कैसे? बच्चों की शारीरिक क्षमता क्या है पर्टिकुलर, और उनकी रुचि क्या है, उसके अनुसार। समझ आ गया? आगे बात करो अगले क्वेश्चन की। सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि का अर्थ लिखिए, 2 मार्क्स में आ सकता है। योग्यता की बात करूं तो योग्यता का सिंपल सा मतलब, जिसको हम वेलनेस भी कहते हैं, कि भाई जीवन का जो हर एस्पेक्ट है, चाहे वो इमोशनली हो, वेल्थ के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में, हर चीज में बैलेंस बनाना, ठीक है। तो योग्यता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन जी पाता है। और अच्छा संतुलित जीवन कब होगा? जब उसकी हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो, इमोशन भी उसके बैलेंस में, ये सब चीजें ध्यान आपको रखना है। स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो कि कोई शारीरिक रूप से फिट है, कि मतलब देखने में काफी तंदुरुस्त लग रहा है, लेकिन बेचारा वो हमेशा टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो वो स्वस्थ नहीं बोलेंगे उसको। स्वस्थ कब बोलेंगे? जब वो शारीरिक रूप से हो, मतलब दिखने में हेल्दी हो, दिखने में होना भी चाहिए हेल्दी। मानसिक रूप से कोई टेंशन वगैरह उसको नहीं होनी चाहिए, तो मन से एकदम शांत बंदा होना चाहिए। और सामाजिक रूप से मतलब समाज में उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर सामाजिक कौशल होने चाहिए जो समाज में रहने के लिए चाहिए होते हैं। अगर वो उसके अंदर है तो उसको स्वस्थ बोलते हैं। और एक और चीज, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो वो स्वास्थ्य है। शरीर में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या भी नहीं होना ही स्वास्थ्य होता है, ध्यान रखना है। शारीरिक पुष्टि क्या है? तो शारीरिक पुष्टि है कि भाई वो एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता, जो दैनिक काम होता है डेली का, उसका काम करने की क्षमता कितना स्फूर्ति से वो करता है। तो एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ है कि उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता कितनी कितनी तेजी से वो करता है। और यदि व्यक्ति थकावट का अनुभव किए बिना भी कार्य कर सके, मतलब बिना थकावट के काम कर पा रहा है और कार्य समाप्त हो जाए और थका नहीं है, और काम खत्म होने के बाद भी उसके पास अतिरिक्त शक्ति बचे, या काम थकने के बावजूद भी और काम कर सके, तो इसको हम बोलते हैं शारीरिक पुष्टि। समझ तुम्हें आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, सुयोग्यता के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या है? सुयोग्यता के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखो
स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या है, क्या बोला मैंने, सुयोग्यता का महत्व आपको बताना है। तो क्या होगा सुयोग्यता का महत्व, मैंने बता दिया। सुयोग्यता का मतलब क्या होता है कि संतुलित जीवन जीना, और संतुलित जीवन कब जी पाएंगे मैंने बता दिया। तो अगर सुयोग्यता एक बंदे के पास है तो उसके बहुत सारे महत्व है। पहला, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अगर सुयोग्यता आपके पास है यानी कि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ, सीधी सी बात है, तो बेहतर बनाता है। और सुयोग्यता के कारण ही व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाता है। अच्छा नागरिक बनने के लिए भाई सीधी सी बात है, अगर आप सुयोग्यता यानी वेल जीवन जी रहे हो, आपके अंदर वेलनेस है, और वेलनेस का मतलब बता चुका हूं मैं क्या है ना, तो आप एक अच्छे नागरिक बन पाओगे। अब ऐसा बंदा जिसके हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी है तो वो अपने बेचारा पर्सनल लाइफ से लड़ रहा है, वो उस संतुलित जीवन नहीं है, तो वो क्या अच्छा नागरिक बनेगा, वो अपनी ही प्रॉब्लम पहले निपटाएगा ना। लेकिन जो एक संतुलित जीवन जी रहा है, एक बैलेंस लाइफ जी रहा है, तो एक अच्छा नागरिक जरूर बन पाएगा, ध्यान आपको रखना है। तो सुयोग्य व्यक्ति अपनी आदतों और कार्यों को संतुलन में रखते हुए समाज और देश के विकास में अपना योगदान देता है। समझ रहे हो, आगे चले। तनाव रहित जीवन जीने के लिए भाई, बिना टेंशन का जीवन जीने के लिए भी योग्यता बहुत जरूरी है। तो योग्यता व्यक्ति को तनाव, डर और समस्याओं से मुक्त रखती है, क्योंकि योग्यता बात ही करते हैं बैलेंस लाइफ की, जहां पर ये सब चीजों का मतलब ही कुछ नहीं होता है, और ये संतुलित जीवन जीने में सहायक होती है, ध्यान रखना है। अगला, जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए, और जीवन का आनंद उसी को प्राप्त होगा जो बैलेंस लाइफ जी रहा होगा, जो कि योग्यता से ही आती है, ध्यान रखना है। तो योग्य व्यक्ति जो है वह अपने शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहकर जीवन का आनंद ले सकता है। योग्य व्यक्ति है शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहकर क्या लेता है भाई, जीवन का आनंद लेता है। आगे चले, लक्ष्य प्राप्ति में मदद के लिए भाई, अगर आपका कोई गोल है वो कब आप हासिल कर पाओगे, जब आप सुयोग्य हो गए, यानी वेलनेस आपके पास होगी, तो इजीली अपने गोलों को आप टारगेट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो सुयोग्य व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होता है। आगे मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, शारीरिक पुष्टि के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखो भाई, तो जब शारीरिक पुष्टि की बात हम करते हैं, बता दिया बंदा दैनिक काम कर पा रहे हैं कि जो बंदा है वो दैनिक काम कर पा रहा है थकने के बावजूद भी, या बिना थके काम कर पा रहा है, ठीक है। एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए भी जो है शारीरिक पुष्टि बहुत जरूरी होती है। तो शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति एक अधिक समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है बाकी पर्सन के मुकाबले, जिसके अंदर शारीरिक पुष्टि की कमी है, फिजिकल फिटनेस की कमी है। ऊर्जा, शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए भाई, ठीक है, जो पुष्ट शरीर है, पुष्ट शरीर के कारण व्यक्ति दैनिक कार्यों को बिना थकावट के पूरा कर सकता है, और अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता भी विकसित होती है। यानी कि ऊर्जा, शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए जो है शारीरिक पुष्टि होना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक्स्ट्रा काम भी कर पाए। शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर रखने के लिए भाई, तो शारीरिक पुष्टि वसा को नियंत्रित रखती है ना, तभी तो वो शारीरिक रूप से पुष्ट है, दिखने में भी हेल्दी है, क्योंकि उस शारीरिक पुष्टि का महत्व पता है उस बंदे को कि फिजिकल फिटनेस क्या है, ध्यान रखना है। तो शरीर पुष्टि जो है वसा को नियंत्रित रखती है और शरीर को फिट और सक्रिय बनाए रखती है। उसके अगला क्वेश्चन है भाई, आनंद में जीवन बनाने के लिए, क्या आनंद में जीवन बनाने के लिए, तो शारीरिक पुष्टता जो है व्यक्ति को आनंद और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने में मदद करती है, क्योंकि फिजिकली फिट आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, और ये सकारात्मक आत्म छवि को विकसित करता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आपको खुद की छवि देखने में अच्छा लगता है, यानी कि सकारात्मक आत्म छवि को विकसित करता है ये। तो यहाँ पर जो ये आपकी वीडियो समाप्त होती है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी चैप्टर की वीडियो बना रखी है, सब चैप्टर कवर करा रखे हैं मैंने, मिड टर्म के तो करा ही रखे हैं, पिछले सेशन में करा रखे हैं, नए सेशन के 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी भी करा दूंगा। बाकी तुम्हें जल्दी पढ़ना है तो मैंने पहले कवर करा रखा है, उसको जरूर देख लेना है, चैप्टर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।